हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 25 जुलाई और जो है 25 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का वो हो चुका है समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए 25 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में सभी का एनालिसिस करेंगे। बस क्या करना है कि आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एनालिसिस है आपको मिलता रहता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर भारत का कौन बना हुआ था। तो विश्वनाथ अगर आनंद की बात करें तो ये पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के विश्वनाथ आनंद, लेकिन दूसरे नंबर के यहाँ पर पूछे गए थे कि इनके बाद में कौन बना हुआ था। तो विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत के ग्रैंड मास्टर बने हुए थे और उसके बाद जो ग्रैंड मास्टर दोबारा वाले बने थे वो दिव्येंदु बरुआ थे, जो कि भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे। तो दिव्येंदु वर्मा राइट आंसर था। उन्हें 1991 में इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी 1988 में बनते विश्वनाथ आनंद और 1991 में यहाँ पर दिव्येंदु बरुआ बने हुए थे। अगर वो करंट की बात कर लें 2023 में, तो 2023 में 15 वर्षीय जो खिलाड़ी रहे हुए हैं वोपला प्रणीत जो हैं ये भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिन्होंने वोपला जो प्रणीत है ने बाक ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान में अमेरिका के जीएम हंस नीमन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता हुआ है। तो वर्तमान का पूछ लिया जाए तो ये 82 यानी कि 82 नंबर का 15 वर्षीय खिलाड़ी है, वोपला प्रणीत इसका नाम है, जो कि भारत के तेलंगाना राज्य से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए थे, ऑप्शन दे दिए थे, लेकिन उसमें आपका पूछ लिया था कि इनमें से कौन है जो आपका संतूर बजाता है। तो संतूर के सबसे अगर प्रख्यात यहाँ पर कलाकार की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, अगर आपको दो ऑप्शन में दिया होगा तो शिव कुमार शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपको भजन सोपारी दिया होगा। तो इन्हीं में से कोई आपको दिया होगा जो कि हो जाएगा, क्योंकि जो संतूर का निर्माण है ये आप समझ सकते हैं कि संतूर को बनाया किसने था, इसको मतलब उत्पत्ति किसने की हुई थी। तो संतूर के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा का ही नाम इसमें आपका ऊपर आता है। तो शिव कुमार शर्मा ही शायद दिया हो या फिर आपको भजन सुपारी दिया होगा। बाकी अमजद अली खान की बात करें तो अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित हैं आपके, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। बाकी जाकिर हुसैन की बात कर लें, जाकिर हुसैन की बात कर लें या अल्लाह रखा खान की बात कर लें, तो ये लोग जो हैं आपके ये संबंधित है तबला से। तो सब अलग अलग हैं यहाँ पर। और आपके हरि प्रसाद चौरसिया की बात कर लें तो कई बार पूछा जाता है, तो जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं उनका संबंध बांसुरी से है। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि आपका ये इससे नहीं होगा उससे नहीं होगा, इस तरह से भी आपका किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम को किया होगा उन्हें पता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। अगर बंगाल की विभाजन की बात कर लें तो आपका 1905 इसका राइट आंसर था, जब आपका बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन की अगर समय बात करें कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड जो कर्जन थे वो भारत के वायसराय थे। बंगाल के विभाजन के समय 1905 में होता है। प्रांत प्रशासित होने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन असली जो मकसद था आपका हिंदू मुस्लिम एकता को इसमें कमज़ोर किया गया था। इसका जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था। बाकी मुस्लिम लीग यानी कि गरम और नरम दल का आपका बंटवारा पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो वो कांग्रेस का आपका सूरत का अधिवेशन था, यानी कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसमें आपके गरम दल और नरम दल आपके हो गए थे अलग। इसमें की अध्यक्षता की बात करें तो वो रास बिहारी बोस ने की हुई थी। बाकी अगर इनका मिलन कब हुआ था उसकी बात कर लें तो 1916 में आपके लखनऊ आपका समझौता आपका हुआ था। लखनऊ में आपका कांग्रेस का अधिवेशन मजूमदार की अध्यक्षता में, जिसमें कि आपके गरम दल नरम दल यानी कि आपके जो कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग जो थे वो एक साथ फिर से आ गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन क्वेश्चंस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसका जो लिंक है आपको आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। बाकी अगर आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है यहाँ पर कि आप लोगों से बोलना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए एक आर्टिकल से पूछा गया था। यहाँ पर अनुच्छेद आपका पॉलिटी का क्वेश्चन जो आया हुआ था कि संविधान के अनुच्छेद 365 में क्या दिया गया, यानी आर्टिकल अगर 360 की बात कर लें संविधान के अनुच्छेद 365 में, तो जो अनुच्छेद 365 होता है ये कहता है कि जब कोई भी राज्य या केंद्र से किसी भी दिशा का पालन करने या उसका पालन करने में आपका विफल हो जाता है तो ये कानून माना जाएगा कि उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। तो ये आपका माना गया था कि जब आपकी सरकार की विफलता हो जाती, कोई केंद्र हो आपका या फिर राज्य केंद्र से किसी दिशा का पालन करने के लिए विफल रहता है तो आपका ये कानून के अनुसार उसको मान लिया जाता है कि अब प्रावधानों के अनुसार आपका नहीं चल सकता। तो आर्टिकल जो आपका 365 इससे पूछा गया था।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अगर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लें कि भारत का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो सितंबर 2020 के अनुसार बताएं कि भारत के निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त थे आपके कार्यरत रहे हुए थे राजीव कुमार, जिन्होंने 15 मई 2022 यानी कि ये पहले आपके निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद 15 मई 2020 में क्या हुआ कि इन्हें 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको शामिल कर दिया गया था। यानी कि अगर ये पूछा जाए किस नंबर के, तो 25वें नंबर के हो जाएंगे। पदभार संभाला हुआ था और निर्वाचन आयोग में पदभार संभालने वाले पहले श्री जो राजीव कुमार थे आपके सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हुए थे। तो अगर ये पूछा जाए कि किस नंबर के बने हुए हैं, तो ये 25वें नंबर के रहे हुए हैं। इसके साथ साथ ये बात करें तो 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इससे पहले ये आपके भारत के निर्वाचन आयोग में सिर्फ निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी 2022 में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अभी तक के जितने सीजीएल के आपके एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हो चुके हैं, सभी शिफ्टों की करंट की पीडीएफ जो है आपकी एक साथ मर्ज करके अच्छे खासे फैक्ट के साथ में अच्छी पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका शुल्क जो है आपका मात्र 25 रुपये रखा गया। आपको मात्र 25 रुपये पे करने, बाकी व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बाकी आपके CHSL और MTS आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2022 में भारत का महान्यायवादी कौन बना है। तो अगर अक्टूबर 2022 की बात कर लें तो भारत के वर्तमान न्यायवादी यानी कि जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल 2023 में, तो वर्तमान में जो आपके रहे वो R वेंकट रमणी इसका राइट आंसर था। यानी 2023 में भारत के जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो R वेंकट रमणी हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था। उनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। यानी कि आपका 2022 में नियुक्त किए गए हैं, तो इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था महान्यायवादी से रिलेटेड, जो कि आपका आया हुआ था। बाकी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो आपके महान्यायवादी के साथ में जैसे आपके मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन है, तो धनंजय जो आपके चंद्रचूड़ हैं यानी कि DY चंद्रचूड़ हैं, वो आपके यहाँ पर चंद्रचूड़ जो हैं NV चंद्रचूड़ का DY चंद्रचूड़ ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। 49वें नंबर की बात करें क्योंकि ये 50वें नंबर के 49वें नंबर के आपके UU ललित जो रहे हुए थे वो आपके 49वें नंबर के थे। उसके साथ आपको एक दिन ये पूछा गया था कि NV रमन्ना किस नंबर के थे, तो NV रमन्ना की बात करें तो NV रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे हुए थे भारत के। तो ये क्वेश्चन आपको मुख्य न्यायाधीश से भी रिलेटेड याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अगर संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अगर बात करें तो कुल 470 अनुच्छेद हैं, कुल 12 अनुसूचियां आपकी शामिल हैं। और ये जो सारी चीज़ें आपके 25 भागों में संविधान की विभाजित की हैं, यानी 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दी गई हैं। परंतु इसके निर्माण के समय अगर बात करी जाए कि मूल संविधान में आपका क्या था, तो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद दिए हुए थे जो आपके 22 भागों में वर्णित किए गए थे। और जिनकी सूचियों की बात करें तो जिनकी 8 अनुसूचियाँ रही हुई थी, यानी कि 8 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद और 22 जो भाग हैं आपके रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, तो ये आपका आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कल आपका जैसे आपको बता रहे थे कि आपका पंडवानी नृत्य बता रहे थे, उसके साथ ही हमने राउत नाचा भी बताया हुआ था। ये आ गया क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो हैं आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेट कर करके वही एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन की बात करें कि राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउत नाचा एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो अगर राउत नाचा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका मनाया जाता है, यानी छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि खेलो इंडिया गेम्स पहली बार कहाँ पर आयोजित हुए थे। अगर खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर था। यानी कि 2018 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत पहली बार दिल्ली में की गई थी। और इसको सफलता मिली थी जब भारतीय ओलंपिक संघ जो था आपका भारतीय ओलंपिक संघ ने साल के अंत में इस पहल से जुड़ गया और खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स का नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स
गेम्स इसका नाम 2019 में कर दिया था। तो ये आपका पहले खेलो इंडिया गेम्स के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदला गया था और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। बाकी पहला संस्करण पूछा गया था कहाँ पर हुआ था, तो पहला दिल्ली में हुआ था, और अभी जो है आपका यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आपका रहा हुआ है गुजरात में खेला गया 5वें नंबर का, यानी 2000 जो आपका 23 है इसमें 5वां संस्करण हुआ है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के जुड़ जाएँ।